ये तकरीबन रात के 9 बजे का वक्त है जब वो सब कैंप लगाकर बोन फायर करके बातें करने में मसरूफ थे। हर थोड़े फासले पर सब ने अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए थे और आग के गिर्द बैठे गप्पे हाँक रहे थे। हाँ हाँ, ओके गाइस, हम एक गेम खेलें। ऐना ऐना ने तीनों से पूछा। अब कौन सी गेम? निम्रा ने मुंह बनाकर पूछा। कि हम चारों एक दूसरे से एक एक सवाल पूछेंगे और इस सवाल का बिल्कुल सच जवाब देना होगा, पूरी ईमानदारी से। इंटरेस्टिंग, अर्शमान ने हामी भरते हुए कहा। ओके, तो सबसे पहला सवाल निम्रा से। ऐना ने इशारा किया। निम्रा, तुम ये बताओ कि तुम्हें हमजा से मोहब्बत है या नहीं। देखो, बिल्कुल सच बताना है, पूरी ईमानदारी से। लानत है तुम पर ऐना, उसने गुस्से से कहा। नहीं नहीं, तुमने जबरदस्त सवाल किया है ऐना, हमजा ने तारीफ की। हाँ हाँ, तुम लोग जो भी कहो, मगर मैं अब जवाब तो देना ही होगा निम्रा। ऐना ने कंधे उचकाए। कोई बात नहीं बच्चू, तुमसे भी सवाल मैं ही करूंगी। निम्रा ने उसके लड़खड़ाया। चलो कर लेना, मगर पहले तुम तो जवाब दो। वो मुस्कुरा कर बोली। हमजा मुझे अच्छा लगता है, मगर सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। बाकी रही मोहब्बत तो वो बहुत जल्द हो जाएगी, उसने शर्मा कर कहा। तो हमजा खुशी से झूम उठा। इस पर सब ने जोर से कहका लगाया। ओके गाइस, अब बाकी सब से बाद में पूछेंगे, पहले अर्शमान की बारी और इससे सवाल मैं करूंगा, हमजा ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, पूछो जो पूछना है। वो मुस्कुराते हुए बोला। बेटा, तू ये बता कि ऐना और फातिमा में से अगर किसी एक को मुंतखब करना पड़े तो तू किसे चूज करेगा? क्या बकवास है ये? इसने सख्ती से पूछा। बकवास कैसी है भाई? सवाल है, इसका सिंपल सा जवाब बनता है। अब तीनों इसके जवाब के मुंतजिर थे और मुसलसल उसे घूर रहे थे कि आखिर वो क्या जवाब देगा। क्या ऐसा क्या देख रहे हो तुम सब मेरी तरफ? अबे साले, जवाब दे यार। ऐना और फातिमा का क्या कंपैरिजन? मतलब, हमजा ने हैरानगी से पूछा। मतलब ये कि ऐना मेरी दोस्त है और फातिमा मेर वो कहते कहते खामोश हो गया। फातिमा क्या? वह अर्शमान, ऐना ने अटकते हुए कहा। फातिमा कुछ नहीं, बोलो अर्शमान, मैं सुनना चाहती हूँ। फिर वो उठा और बिना कुछ कहे अपने कैंप में चला गया। चांद आंसू ऐना के रुखसार पर बह निकले। ऐना, मैं बहुत जल्द अर्शमान से कंफर्म करके तुम्हें ज़रूर बताऊंगा और यकीन रखो, उसके दिल में सिर्फ तुम हो, फातिमा नहीं। फातिमा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हमजा ने उसे तसल्ली दी और फिर उठकर अर्शमान के पीछे कैंप में चला गया। मगर जब वो कैंप में पहुंचा तो अर्शमान गहरी नींद सो चुका था। उसने उसे जगाना मुनासिब ना समझा और खुद भी सो गया। ये रात का आखिरी पहर था जब वो अपने कैंप से निकली। बोतल से पानी लेकर वुजू किया और कुछ दूर जा नमाज बिछाकर तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ी हो गई। सलाम फेरने के बाद वो दोबारा सजदे में गिर गई और ज़ारों की तार रोने लगी। अल्लाह जी प्लीज़ मुझे अपनी मोहब्बत दे दे। वो रोते हुए बार बार यही दोहरा रही थी। अचानक किसी टाइम आसमान उठा और ठंडी हवा लेने की गर्ज से कैंप से बाहर आया। तब उसकी नज़र फातिमा पर पड़ी, जो सजदे में बार बार यही कहते हुए रो रही थी। उसने अपनी आंखें साफ की और करीब दरख्त के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक तो वो रोती रही, फिर सजदे से उठी और दुआ के लिए हाथ उठाया। अब वो हल्की आवाज में दुआ मांग रही थी जब अर्शमान सुन नहीं सकता था। वो काफी देर तक फातिमा के चेहरे पर नजरें जमाए खड़ा रहा था। आज पहली बार उसने उसका चेहरा देखा था। दुआ मांगने के बाद उसने जानेमाज समेटा और तब अचानक उसकी नजर अर्शमान पर पड़ी, जो मुसलसल उसे ही देख रहा था। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से चेहरे पर निकाब किया और सर झुकाते हुए तेजी से उसके पास से गुजरकर अपने कैंप में जाने लगी। फातिमा, अर्शमान ने पीछे से उसे आवाज दी। उसकी आवाज पर फातिमा ने अपने कदम जमा दिए। मुझसे शादी करोगी? अर्शमान की बात सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसने अपना रुख अर्शमान की जाने मोड़ा और उसे हैरानगी से घूर कर देखने लगी। देखो, मैंने कोई गलत तरीका नहीं अपनाया। तुमसे निकाह का पूछा है, जो कि इस्लाम में जायज है। अब बताओ, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? फातिमा ने कोई जवाब ना दिया और मुसलसल नजरें जमाए उसे देखती रही। आज पहली बार उसने किसी नामहरम को इतने गौर से देखा था। तुम्हारी खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं फातिमा? मगर उसे तो जैसे सांप सूख चुका था। ठीक है, सोचने के लिए वक्त ले लो, एक दिन काफी है, उसने फिर से सवाल किया। मगर फातिमा ने तो जैसे चुप सी साध ली थी। यार कुछ तो बोलो। ओके फाइन, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ, अच्छे से सोच लो और फिर सोच कर जवाब देना। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो मैं बहुत जल्द
अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज दूंगा, और अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो फिर अर्शमान अहमद दोबारा तुम्हें कभी पलट कर भी नहीं देखेगा। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वो उसे घूरता हुआ वापस अपने कैंप में चला गया, मगर फातिमा मुजस्समा बनकर काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही। दोपहर का खाना खाने के बाद सब ने क्रिकेट खेलने का प्लान किया। लड़के और लड़कियों ने अलग अलग टीम बनाई और मैच शुरू हो गया, और ये शर्त रखी गई कि जीतने वाली टीम को एक टारगेट दिया जाएगा जो इन्हें हर हाल में पूरा करना होगा, और बाकी सब लोग मैच देखने बैठ गए। अब पहली बैटिंग की बारी समीर की थी, तो लड़कियों में से समरा ने बॉलिंग कराई। 20 रन्स के बाद ही वो आउट हो गया। इसी तरह हर लड़के ने बैटिंग की, और अब हमजा की बारी थी। हमजा, अगर तू भी जल्दी आउट हो गया ना तो हमारे ज़्यादा रन्स नहीं बन पाएंगे, इसीलिए बी केयरफुल, अर्शमान ने उसे समझाते हुए कहा। ओके बॉस, तू टेंशन ही ना ले, इतने रन्स बनाऊंगा कि ये लड़कियां कभी भी इतने नहीं बना पाएंगी, वो अकड़ कर बोला। निम्रा, उसे बैटिंग तुम करवाओगी? ऐना ने कहा। ठीक है। निम्रा बॉलिंग करवाने के लिए भागी तो हमजा अकड़ कर बैटिंग करने के लिए खड़ा हो गया, मगर पहली ही बॉल पर उसका बैट घूम गया और वो आउट हो गया। ओह शिट, अर्शमान ने चिल्लाते हुए कहा और अपना सर पकड़ कर मसलने लगा। सब लड़कियां खुशी से नाचने लगी, और अब अर्शमान की बारी थी। लानत है तुझ पर, अर्शमान ने हमजा से बैट पकड़ते हुए कहा, मगर हमजा मुंह लटका कर खड़ा रहा। उसे बैटिंग में मैं करवाऊंगी, ऐना अपनी कैप सीधी करते हुए बोली। अर्शमान और ऐना ने घूर कर एक दूसरे को देखा, और फिर ऐना ने बॉलिंग करवाई। पहली ही बॉलिंग पर अर्शमान ने छक्का मारा तो सब वाह वाह कर उठे। तकरीबन 70 रन बनाने के बावजूद भी वो आउट नहीं हो रहा था, और अर्शमान के नारे बुलंद होते जा रहे थे। यार, मैं तो उसे बॉलिंग करवा करवा कर भी थक गई हूँ, मगर ये तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐना ने अफसोसगी से निम्रा से कहा। तुम सही कह रही हो, अगर ऐसी ही चलता रहा तो हम गर्ल्स तो इतने रन्स कभी नहीं बना पाएंगे, और ये बॉयज जीत जाएंगे। हमें कुछ तो करना ही होगा जिससे ये आउट हो जाए, मगर क्या मगर क्या करें? आइडिया क्या है ना? अगर हमने अर्शमान का ध्यान भटका दिया तो फिर वो आउट हो जाएगा, मगर हम उसका ध्यान कैसे भटकाएंगे? अब तो तुम्हें ही पता होगा कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या करना है जिससे इसका ध्यान भटक जाए। चलो करती हूँ ट्राई। ऐना ने जैसी बॉलिंग करवाई तो अर्शमान की बैटिंग करने से पहले ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अर्शमान का जरा सा ध्यान हटा और वो आउट हो गया। फिर वो भागकर ऐना के पास गया जो नीचे बैठकर जोर से चीख रही थी। ऐना, क्या हुआ है तुम्हें? वो इसके पास आकर बोला। यार, पाँव में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है, दिखाओ जरा। उसने इसका पाँव पकड़कर देखा, सब इसके गिर्द जमा होना शुरू हो गए थे। अर्शमान, तुम आउट हो गए हो क्या? ऐना ने मासूमियत से पूछा। या वो अपना पाँव छुड़ाकर खुशी से उछलने लगी। मतलब तुम एक्टिंग कर रही थी? तुमने ये सब मुझे आउट करने के लिए किया? वो गुस्से से चिल्लाया। सॉरी, वो कान पकड़ती हुई मुस्कुरा कर बोली। ये चीटिंग है, हमजा ने कहा। जो भी है, अब हमारी बारी। निम्रा ने ऐना ऐना का हाथ पर हाथ मारा। चलो, अब तुम्हारी खैर नहीं है ना? अब अर्शमान बोला। ओके, सब अब लड़कियों की बारी थी। वो बामुश्किल 45 रन बनाने में कामयाब हुई, और अब बस ऐना ही बाकी रह गई थी, और इसके मुकाबले में बॉयज के 80 रन मजीद थे। उसे अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी। वो मायूसी बैटिंग करने के लिए आ खड़ी हुई, और इसके मुकाबले अर्शमान बाल हाथ में उछालता हुआ आया। उसकी लटकी हुई शक्ल देखकर वो मुस्कुरा रहा था। तो मिस ऐना, आर यू रेडी? उसने बैटिंग करवाई, और ऐना मुश्किल से 25 रन बनाने के बाद आउट हो गई। अब बॉयज अपनी जीत की खुशी में नाचने लगे, मगर अर्शमान ने कोई खुशी जाहिर ना की। क्या हुआ, तू खुश नहीं है क्या? हमजा ने सवाल किया। नहीं, क्यों? क्योंकि ऐना खुश नहीं है, और मैं उसे उदास नहीं देख सकता। वाह भाई वाह, इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। उसने उसे छेड़ा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। तुझे उससे मोहब्बत है क्या? उफ, वो सर पकड़ कर बोला। ओके स्टूडेंट, अब जीतने वाली टीम हारने वाली को टारगेट दे। प्रोफेसर जाकिर उनसे मुखातिब हुए। जी सर, हमजा ने जवाब दिया। एक काम करते हैं, हर लड़की एक लड़के की कोई खूबी बताएगी, सुमैर ने कहा। ओके डन, नितिशा ने जवाब दिया। सब लड़कियों ने एक एक लड़की की खूबी बताई, और अब नताशा की बारी थी। मैं अर्शमान की खूबी बताना चाहूंगी कि वो बहुत ही खूबसूरत है, और किसी भी ऐरी गैरी लड़की को मुंह नहीं लगाता। नताशा ने तारीफ की तो सब ने तालियां बजाई,
मैं हमजा की खूबी बताती हूँ कि हमजा बहुत ही सच्चा और मासूम इंसान है, दिल में कभी मैल नहीं रखता, निम्रा ने कहा। और मैं भी मेंढक की ही मेरा मतलब है कि अरशमान की ही तारीफ करूंगी कि वो जैसा भी है मगर रहमदिल है और अपने अमीर होने पर कभी गरूर नहीं करता बल्कि सबकी मदद करता है हमेशा। ऐना के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया। इसके बाद सबने बैठकर खूब बातें की और डांस भी किया, जिसमें हमजा का डांस काफी मजा आ गया था। शाम का खाना खाने के बाद वो सब फिर से बोन फायर करके बैठ गए। पता जब मैं छोटी थी पता है जब मैं छोटी थी ना तो मैं 2 क्लास में फेल हो गई थी और मेरी मामा ने मुझे एक थप्पड़ मारा था। इस पर मैं इतना रोई थी और पूरे 2 दिन खाना नहीं खाया था। बाबा तो आर्मी में होते थे और मामा हम पर किसी बाप की तरह सख्ती करती थी। फिर वो थप्पड़ मुझे आज तक याद है और उसके बाद मैंने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने हर क्लास में पास जरूर होना है। वो मुस्कुराते हुए अपने बचपन की कहानी सुना रही थी और वो तीनों बहुत दिलचस्पी से इसकी बातें सुन रहे थे। फिर अचानक अर्शमान का फोन बजा। इस एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, घर से कॉल है। वो उठा और थोड़ी दूर जाकर कॉल रिसीव की। हमजा तुम कब बात करोगे अर्शमान से? अनिमरा ने सवाल किया। कौन सी बात यार, कमाल करते हो तुम भी। ऐना और अर्शमान की बात छोड़ो, उससे कहो उसे ऐना से मोहब्बत है या नहीं। ओ हाँ पूछता हूँ। वो जल्दी से उठा और अर्शमान के साथ जाकर खड़ा हो गया। ओके मॉम, कल बात करेंगे, गुड नाइट। हमजा को देखकर उसने कॉल बंद कर दी। अर्शमान, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोल। मगर देख यार प्लीज, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं भी तुझसे हमेशा अपनी हर बात शेयर करता हूँ और तू भी कुछ मत छुपाना, सच सच बता देना। ओके पूछ, तुझे ऐना कैसी लगती है? क्या मतलब कैसी लगती है? दोस्त है तो अच्छी ही लगेगी ना। मतलब तुझे ऐना से मोहब्बत है या नहीं? हाँ हाँ, तू फिर से मुझे तंग करने के लिए आ गया है? नहीं यार, मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा। अच्छा जी, वो हंसते हुए बोला। निम्रा और ऐना दूर से इन्हें देख रही थी मगर फासला ज्यादा होने की वजह से इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अर्शमान प्लीज बता ना यार। देख मेरे भाई, तुझे सच बताऊं ना तो मैं ऐना के बारे में सोचता जरूर हूँ, मेरी सोचों में हमेशा ऐना ही रहती है। लेकिन 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 यार, मुझे उससे मोहब्बत है या नहीं ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। मैं सोचता ऐना को हूँ मगर पसंद फातिमा को करता हूँ। क्या पसंद, और वो भी फातिमा को? उसने चौंक कर पूछा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल बल्कि कल रात मैंने उससे पूछा भी है कि वो मुझसे शादी करेगी या नहीं। अगर उसका जवाब हाँ में हुआ तो मैं उसी से शादी करूंगा, लेकिन अगर उसका जवाब इनकार में हुआ तो फिर मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। या खुदा, तूने उसे प्रपोज भी कर दिया और हमें बताया तक नहीं क्या? ये थी तेरी दोस्ती हमजा, मुझे मौका ही नहीं मिला। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं किसी को कुछ बता ही नहीं सका। मगर अब बता रहा हूँ ना, इनके बीच क्या बातें हो रही होंगी। ऐना निमरा से मुखातिब हुई। पता नहीं यार। वो दोनों फिर खामोशी से इन्हें देखने लगी। मगर जो भी है यार, तुझे एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था, तूने अच्छा नहीं किया। हमजा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। लेकिन मेरा तुझसे एक मशवरा है यार। क्या? फातिमा के लिए आंटी भी कभी राजी नहीं होगी और मेरा मशवरा ये है कि तू फातिमा को छोड़ दे, उसे भूल जा। इसका और तेरा कोई जोड़ नहीं बनता यार। नहीं हमजा, मुझे एक बात उसका जवाब जरूर सुनना है बस। और अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर तू किससे शादी करेगा? पता नहीं, उसने संजीदगी से जवाब दिया। वैसे एक बात पूछूं, तुझे फातिमा में ऐसा नजर क्या आया कि तुझे उससे मोहब्बत हो गई? मतलब इतनी लड़कियां हैं इस यूनिवर्सिटी में जो तेरे आगे पीछे घूमती हैं, तेरे एक नजर को तरसती हैं और उन सब को छोड़कर तुझे फातिमा ही मिली। आखिर ऐसा क्या है यार उसमें, वही जो उस यूनिवर्सिटी की किसी और लड़की में नहीं है? क्या हया? तेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐना और निम्रा पर्दा नहीं करती तो क्या वो बेशरम और बेहया है? वो गुस्से से बोला। मैं उसके हुलिये या उसके लिबास की बात नहीं कर रहा हमजा, मैं उसके चेहरे और उसकी आंखों की बात कर रहा हूँ। उसका चेहरा हमेशा कवर होता है जैसे कोई नामहरम नहीं देख सकता, और उसकी आंखों में हया है जो उसे किसी और नामहरम की तरफ आंख उठाकर देखने ही नहीं देती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐना और निम्रा की आंखों में हया नहीं है। यार मैंने ऐसा कब कहा? और तू बार बार उन दोनों को बीच में क्यों ले आता है? देख अर्शमान, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहना चाहता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि निम्रा और ऐना बेशरम नहीं है और मैंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा हमजा। अगर ऐसा नहीं कुछ नहीं है तो फिर हमजा फातिमा ही क्यों, आईना क्यों नहीं?
मैंने कहा ना, है ना, बहुत अच्छी लड़की है और मैं दिल से इसकी इज्जत करता हूँ, बस मजाक में उल्टे नाम रख लेता हूँ, लेकिन सच में मैं उसे दिल से दोस्त मानता हूँ, जानता हूँ। और शायद इसीलिए तूने शरीके हयात के रूप में फातिमा को चुना, ऐना को नहीं। तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि ऐना से ज़्यादा बेहतर तेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। आगे तेरी अपनी मर्जी है। और अपनी बात मुकम्मल करके वो चला गया और अर्शमान काफी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। क्या कहा उसने, ऐना ने सवाल किया। कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं, तुम इतनी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे, कुछ तो कहा होगा उसने, बताओ हमें, निम्रा ने कहा। सॉरी अना, मगर आशमान तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो फातिमा से मोहब्बत करता है और उसने उसे प्रपोज भी कर दिया है। अब उसे फातिमा के जवाब का इंतजार है। अगर उसने हाँ कर दी तो वो फातिमा से ही शादी करेगा, और अगर उसने इनकार कर दिया तो वो फिर भी मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे सकता कि वो लाजमी तुमसे शादी करेगा, वो अफसुदगी से बोला। हमजा का जवाब सुनकर अना की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे, वो ज़ारों के साथ रोने लगी और बिना कुछ कहे उठकर अपने कैंप में चली गई। निम्रा तुम जाओ उसके पास, उसे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसने निम्रा को मुखातिब करके कहा। वो फौरन उठी और अना के पीछे कैंप में चली गई। क्या हुआ फातिमा, मैं तुम्हें सुबह से नोट कर रही हूँ, तुम कुछ खोई खोई सी हो, कोई परेशानी है क्या, मुझसे शेयर कर सकती हो तुम। नहीं, कुछ तो है यार, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सहर आज सुबह जब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो अर्शमान ने मेरा चेहरा देख लिया, और जब मैं निकाब करके भागने लगी तो उसने मुझे रोका और वो मुझसे निकाह करना चाहता है। क्या अर्शमान, और तुमसे निकाह? वो चौंक कर बोली। हाँ, और उसने मुझे 2 दिन का वक्त दिया है सोचने के लिए। उसने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं निकाह के लिए हाँ कर देती हूँ तो वो अपनी फैमिली को मेरे घर भेज देगा, और अगर मैं इनकार करती हूँ तो वो दोबारा कभी मेरे पीछे नहीं आएगा। वाह, मतलब जिस लड़के के पीछे हर लड़की मरती है वो तुमसे शादी करना चाहता है। ये तो कमाल ही हो गया फातिमा, और तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। तुम्हारी जगह मैं होती तो फौरन हाँ कर देती। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आई कि उसने आखिर मुझसे ही क्यों कहा। जो भी है, मगर तुम मुझे बताओ तुम्हारा फैसला क्या है, कहीं तुम उसे इनकार करने का तो नहीं सोच रही। सरश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या जवाब दूं उसे। पागल लड़की, दिया लेकर भी ढूंढोगी ना तब भी इतना अच्छा हम सफर नहीं मिलेगा तुम्हें। सारी जिंदगी ऐश करोगी, फौरन हाँ कर दो बेवकूफ। नहीं, मैं उसे हाँ नहीं कर सकती क्योंकि अब्बा कभी नहीं मानेंगे। लो जी यार, तुम्हारे अब्बा क्या चाहते हैं, कैसा दामाद मिले इन्हें, भला सीनियर से बेहतर और कौन हो सकता है। क्या कमी है उसमें, पैसा, दौलत, शौहरत, इज्जत, खूबसूरती, सब कुछ तो है उसके पास। तुम सही कह रही हो सैरिश, मगर वगर कुछ नहीं पागल। मैं अभी जाती हूँ और सीनियर को बताती हूँ कि तुम्हारी तरफ से हाँ है, फिर देखना वो कैसे तुम्हारे लिए रिश्ता भेजेगा और तुम उसके घर में दुल्हन बनकर चली जाओगी। वो कैम्प में से उठने लगी, वह फातिमा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी सैरिश, फिर क्या चाहती हो तुम फातिमा, इनकार करोगी तो किसी और से शादी करनी पड़ेगी। और क्या भरोसा कि वो इंसान कैसा निकलता है, या तुम्हें अर्शमान से बेहतर कोई नहीं मिल सकता, यकीन करो मेरा। जानती हूँ, मगर मैंने फैसला अपने रब पर छोड़ दिया है, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता सहरेज। अगर मैं इसकी किस्मत में हुई तो उसे मिल जाऊंगी, और अगर नहीं तो वो किसी भी कीमत पर मुझे हासिल नहीं कर सकता। लेकिन इंसान को किस्मत खुद भी बनानी पड़ती है। मैंने तुमसे कहा ना सैरिश, अगर उसे मेरा महरम बनना हुआ तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर हम एक दूसरे की तकदीर में नहीं हुए हैं तो मैं इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद करके अपने रब को नाराज नहीं कर सकती। सही है, तुम्हारी मर्जी। वो खामोश हो गई। ऐना प्लीज चुप हो जाओ। हाँ, निमरन ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया, उसकी कमर को सहलाया। वो मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि उस फातिमा से प्यार करता है। वो 2 टके की लड़की उसकी मोहब्बत है, वो हिचकियों से रोते हुए कह रही थी। वो बकवास करता है, उसे कोई मोहब्बत नहीं है फातिमा से, वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। तुम देखना, उसे बहुत जल्द एहसास हो जाएगा। उसने हौसला देने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रही हो, तुम सिर्फ मुझे झूठी तसल्लियां दे रही हो। तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि वो जब एक बार फैसला कर लेता है तो फिर कभी पीछे नहीं हटता। अब वो कभी पीछे नहीं हटेगा, वो फातिमा से शादी कर लेगा और मैं रोती रह जाऊंगी।
मेरे सारे ख्वाब टूट जाएंगे। वो बस रोई जा रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और ना ही मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली दे रही हूँ। आखिर उस फातिमा में है ही क्या? उसका और फातिमा का भला क्या जोड़? तुम रोना तो बंद करो प्लीज। तुम देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद बात करूंगी अर्शमान से। नहीं, तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी। उसने जिसको चुनना था उसने चुन लिया। अब उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे उससे मोहब्बत थी या नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम, है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पर तरस खाए। कैसी बातें कर रही हो तुम, है ना? वो हमारा दोस्त है तो फिर तरस कैसा? बस मैंने कहा ना कि तुम उससे कोई बात नहीं करोगी, और हमजा को भी मना कर देना तुम। उसने आंसू साफ करते हुए कहा। तो फिर क्या तुम अपनी मोहब्बत ऐसे ही किसी और के हाथों में जाने दोगी? इतनी आसानी से भूल जाओगी उसे? तुमसे किसने कहा कि मैं उसे भूल जाऊंगी या मैं इतनी आसानी से उसे छोड़ दूंगी? तो फिर क्या करोगी तुम? वो फातिमा का जवाब सुनना चाहता है ना। मैं उसका फैसला तो नहीं बदल सकती, और ना ही उसे फातिमा से शादी करने से मना कर सकती हूँ, मगर फातिमा का फैसला ज़रूर बदल सकती हूँ। वो कैसे? उसने हैरानगी से पूछा। पैसा, पैसा बहुत कुछ करवाता है निमरा, वो संजीदगी से बोली। मतलब तुम फातिमा को पैसे दोगी? हाँ, जितने पैसे मांगेगी इतने दूंगी। वो कहूंगी कि हमेशा के लिए उसकी नज़रों से दूर हो जाए। मगर तुम इतने पैसे कहाँ से लोगी? यानी अगर उसने लाखों रुपए मांग लिए तो तुम कहाँ से दोगी? वो मेरा मसला है, ठीक है ना? लेकिन अगर अर्शमान को पता चल गया तो उसे कौन बताएगा, तुम या मैं? क्यों, तुम इस प्लान में हमजा को शामिल नहीं करना चाहती क्या? नहीं, हमजा को प्लान में शामिल करने की बेवकूफ़ी मैं बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। मैं, तुम अच्छे से जानती हो कि वो अर्शमान का बेस्ट फ्रेंड है। हमारी दोस्ती से पहले वो उसका दोस्त है। वो हमारा कभी साथ नहीं देगा क्योंकि वो अपने दोस्त से उसकी मोहब्बत कभी अलग नहीं करना चाहेगा। सही कह रही हो तुम। तो फिर बस अब ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। बाकी फातिमा का मुंह मैं खुद ही बंद करवा लूंगी। वो डट कर बोली। चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ और ज्यादा मत सोचो। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह। निम्रा ने उसे दोबारा गले से लगाया और हौसला दिया। फिर वो दोनों नींद की आगोश में चली गई। आज हम सब लोग तकरीबन 10 बजे आगे रवाना होंगे और किसी होटल में कैंप करेंगे। प्रोफेसर जाकिर सबको जमा करके मुखातिब हुए। जी सर, सब ने हमतन जोश होकर जवाब दिया। चलो सब अपने अपने बैग पैक करो और तैयारी करो। ओके सर। सब ने अपना सामान बैग में जमा करना शुरू किया, और इसी दौरान ऐना की नज़र उस शर्ट और जैकेट पर पड़ी जो उसने अर्शमान के लिए ली थी। वो दोनों चीज़ें उठाकर अर्शमान की जानिब बढ़ी जो अपना सामान पैक करने में मसरूफ था। अर्शमान, उसने बैग की जिप बंद करते हुए जवाब दिया। तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था मैंने, अब याद आया तो सोचा तुम्हें दे दूं। उसने पैकेट इसकी उसकी तरफ बढ़ाया। क्या है इसमें? खोल कर देख लो। उसने पैकेट पकड़कर खोला। अरे वाह मिस नूरलैन, ये मेरे लिए है। उसने मुस्कुराकर पूछा। जी, बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। ऐना ने बिना कुछ बोले खामोशी से अपना रुख दूसरी जाने मोड़ा और जाने लगी। ऐना, उसने पीछे से आवाज दी, इधर देखो मेरी तरफ। उसने बाजू से पकड़कर उसका चेहरा अपनी जाने मोड़ा, मगर ऐना गर्दन झुकाए खामोश खड़ी रही। नाराज हो मुझसे? मैं किसी किसी से नाराज नहीं हूँ, उसने सर्द लहजे में से कहा। इतना अच्छा मेरी चुड़ैल। वो मुस्कुराया। सिर्फ चुड़ैल कहो तो ज्यादा बेहतर है। क्या मतलब? मतलब कि मैं चुड़ैल जरूर हूँ तुम्हारे मुताबिक, मगर तुम्हारी नहीं हूँ। वो आंखों में आंखें डालकर बोली। ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों? क्यों, क्या गलत कहा है मैंने? तुम किसी और के हो और मैं किसी और की हूँ, तो फिर आइंदा मुझे अपनी चुड़ैल मत कहना। अच्छा तो बताओ फिर कि मैं किसका हूँ? उसका लहजा सख्त था। फातिमा के। वो डट कर बोली। हमजा ने कहा है तुमसे? जिसने भी कहा, मगर कहा तो सच है ना? तो फिर इतना भी बता दो कि तुम किसकी हो। किसी की भी, मगर तुम्हारी नहीं हो। वो काफी संजीदगी से एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते रहे। फिर ऐना ने अपना रुख मोड़ा और वापस सामान पैक करने में मसरूफ हो गई। तकरीबन 10 बजे सब बस में बैठकर वहां से रवाना हो गए। 2 घंटे की मजीद मुसाफत के बाद उन्होंने एक होटल में कैंप किया जहाँ हर ग्रुप के अलग अलग कमरे बुक करवाए गए थे। अरे वाह भाई वाह, देखो तो जरा कौन आया है आज हमारे पास। सीनियर नूरुल नैन, सैरिश ने उससे कमरे में दाखिल होते देखकर कहा। फातिमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। ऐना फातिमा से मुखातिब हुई। वाह, आज सीनियर नूरुल साहिबा को हम जैसे लोगों से बात करने की नौबत कैसे पेश आ गई? सैरिश ने
तंज किया, क्यों मैं बात नहीं कर सकती क्या? और वैसे भी सैरिश, तुम अपना मुंह बंद रखो तो यही भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मुझे तुमसे नहीं फातिमा से बात करनी है और मैं इसी से मुखातिब हूँ। बेहतर है कि तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ऐना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ओके सीनियर साहबा, गुस्सा तो नहीं करो, हमें अकेला छोड़ दो। सैरिश, इसने दोबारा दोहराया। ओके। सैरिश उठी और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाती ऐना ने फौरन दरवाजा लॉक किया। जी बोले, आपको आप क्या कहना चाहती हैं मुझसे? बेड पर बैठी फातिमा ने उससे सवाल किया। जरूरी बात करनी है तुमसे। वो उसके नजदीक आकर परजबान हो गई। जी, अरशमान ने क्या कहा है तुमसे? कौन अरशमान? ओ अच्छा, वाह, तो तुम अरशमान को जानती ही नहीं हो? उसने मुस्कुराते हुए तंजी अंदाज में कहा। देखें, आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कहें। मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें फातिमा। तुम अरशमान को बहुत अच्छे से जानती हो। तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो तनमीनियत से बोली। कहीं आप सीनियर अरशमान की बात तो नहीं कर रही? बिल्कुल। अच्छा, वो बहुत जल्दी याद आ गया। जी बोलें, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? उसने नरमी से कहा। मैंने तुमसे पूछा है कि अरशमान ने तुम्हें क्या कहा है। आप मेरे पास आई हैं तो मेरे ख्याल से आप जानती होंगी कि उन्होंने मुझसे क्या कहा है। हाँ, मगर मैं तुम्हारे मुंह से एक ही हरफ सुनना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगर मैंने हाँ में जवाब दिया तो वो अपनी फैमिली को मेरे घर भेजेंगे। अगर मैंने इनकार किया तो वो पीछे हट जाएंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझसे। अच्छा, और तुमने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, खामोश रही मैं। और क्या इरादा है? हाँ में जवाब दोगी या फिर इनकार करोगी? पता नहीं। पता तो तुम्हें बहुत अच्छे से है, बस तुम बताना नहीं चाहती। वो गुस्से से बोली। देखे, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया तो बेहतर है कि अपना फैसला जल्दी कर लो। और तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा कि तुम अपना फैसला इनकार में करो। तो आपको मेरे फैसले से क्या लेना देना है? क्योंकि मैं अरशमान से मोहब्बत करती हूँ और वो सिर्फ मेरा है। हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम रास्ते से खुद ही हट जाओ, वरना मुझे हटाने में के बहुत से तरीके आते हैं। उसने धमकी दी। अच्छा, अगर मैं हाँ कर दूं तो क्या करेंगी आप? तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। हशर नशर कर दूंगी मैं तुम्हारा फातिमा। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। वो आंखों में शदीद नफरत लिए बोली। एक बात बताऊं मैं आपको, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं कर सकती आप मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ मेरा अल्लाह है और वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत जलील करे। अगर वो मुझे जलील करना चाहे तो कोई भी मुझे इज्जत नहीं दे सकता, और अगर वो मुझे जलील इज्जत देना चाहे तो करोड़ों लोग मिलकर भी मुझे जलील नहीं कर सकते। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो इसका मतलब ये है कि तुम अरशमान को हाँ में जवाब दोगी? उसने गबज़नाक करके पूछा। मैंने कहा ना, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। ओफ, अच्छा, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। कैसी ऑफर? अगर तुम अरशमान को इनकार कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, इतनी कि तुम सारी जिंदगी अयाशी से गुजार सकती हो। आपको मैं लालची नजर आती हूँ क्या? शायद, माफ कीजिएगा, मगर मुझे एक रुपया भी नहीं चाहिए। यानी तुम उसे किसी कीमत पर इनकार नहीं करोगी? देखें आईना, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मुझे आपके दोस्त में कोई दिलचस्पी है। मैंने पहले फैसला नहीं किया था मगर अब कर लिया है। क्या? कि आपका दोस्त आपको ही मुबारक हो। मुझे नहीं चाहिए वो, मैं इनकार कर दूंगी। और ये मैं इसलिए नहीं करूंगी कि मुझे आपसे पैसे चाहिए या कोई और लालच है, बल्कि अगर मुझे लालच होता तब भी मैं आपकी ऑफर कबूल ना करती, क्योंकि मैंने सुना है कि जितना वो अमीर है इस हिसाब से मैं उसे हाँ में जवाब देकर कई गुना ज्यादा पैसों पर ऐश कर सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप उससे दिल से चाहती हैं, मेरी दुआ है कि वो आपको मिल जाए। मैं आपकी खुशी की खातिर इनकार कर दूंगी, आप फिक्र मत करें। तुम झूठ बोल रही हो ना फातिमा? नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम्हें क्या वाकई ही अरशमान में कोई दिलचस्पी नहीं? उसने हैरानगी से पूछा। नहीं। तो तुम पक्का उससे इनकार कर दोगी ना? हाँ तो नहीं करोगी? जी जी बिल्कुल। शुक्र है। उसने लंबी सांस ली। हाँ हाँ, आपके चेहरे के तासर देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप जान निछावर करती हैं उस पर। कुछ ऐसा ही है, मगर शायद उसे कदर ही नहीं है, कदर की उम्मीद, और वो भी एक इंसान से। है ना, जो इंसान अपने रब की कदर नहीं करता वो फिर आपकी कदर क्या करेगा? तुम कहना क्या चाहती हो? एक बात का जवाब दे मुझे। अरशमान नमाज पढ़ता है? पता नहीं। आप कितने साल से उसे जानती हैं? तकरीबन 3 साल से। मगर क्यों? इन 3 सालों
में आपने कभी उसे नमाज पढ़ते हुए देखा? मैं कैसे देख सकती हूँ? मैं तो बस यूनिवर्सिटी में उससे मिलती हूँ या फिर कभी कभार बाहर मिल लेते हैं। कभी उसने जिक्र किया हो कि वो मस्जिद गया था या कुछ भी ऐसा कि उसने नमाज पढ़ी थी दो या दुआ मांगी थी? कुछ भी नहीं। कभी किसी पार्टी के दौरान या किसी भी मौके पर उसने कहा हो कि वो नमाज पढ़ने जा रहा है? नहीं, मुझे याद नहीं। तो इसका मतलब है कि वो नमाज नहीं पढ़ता शायद। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि जो इंसान अपने रब को भुला सकता है वो किसी को भी भुला सकता है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो सकता है वो अल्लाह ताला को तुमसे ज़्यादा अजीज हो। जी बिल्कुल हो सकता है, मगर मैं आपको समझा रही हूँ कि खूबसूरती, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। हम सफ़र का नेक होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कल को हमारा हाथ थाम कर हमें जन्नत में अपने साथ लेकर जा सके। हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं फातिमा। मैं भी बिल्कुल उसके जैसी ही हूँ, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इस वक्त आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, मगर मैं दुआ ज़रूर करूँगी आपके लिए। थैंक्स। फिर वो उठी और मुतमिन होकर कमरे से बाहर चली गई। चल मेरे भाई, कोई डरावनी मूवी देखते हैं बैठकर। वो खिड़की में खड़े अरशमान के कंधे पर हाथ रख कर बोला, तू देख ले यार, मेरा मूड नहीं है। क्यों, तेरे मूड को क्या हुआ है? सुबह से देख रहा हूँ तुझे, सब ठीक तो है ना? सुबह से एक ही बात परेशान कर रही है मुझे। कौन सी बात? ऐना का रवैया आज काफी बदला बदला सा था। ले पहले मैं उसे चुड़ैल कहता था तो उसे बुरा नहीं, वो कहता हूँ तो बुरा नहीं मानती वो, लेकिन आज उसे बुरा लगा। हालांकि वो जानती है मैं सिर्फ मजाक करता हूँ, तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? हो सकता है उसे कोई बात बुरी लगी हो तेरी। वही सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने उसे कुछ ऐसा कहा हो जो उसे बुरा लग सकता, क्योंकि कल तक उसका मूड बिल्कुल ठीक था। बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रही थी आज। तूने पूछा नहीं? फिर उससे पूछा था मगर उसने बताया नहीं। मेरे भाई, फिर इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? जब उसका मूड ठीक होगा तो वो कर लेगी बात। और वैसे भी तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो फातिमा से प्यार करता है ना, और अना तो सिर्फ तेरी दोस्त है। मेरे नज़दीक दोस्ती मोहब्बत से ज़्यादा मायने रखती है हमजा। वाकई? वो हैरानगी से बोला। तो इसका मतलब है कि अगर तुझे ऐना की खातिर फातिमा को छोड़ना पड़े तो क्या तू फिर छोड़ देगा? नहीं, फिर दोस्ती ज़्यादा मायने कैसे रखती है? बस रखती है। खैर छोड़ यार, तेरी फलसफी मेरी समझ में नहीं आती। चल अंदर बैठकर मूवी देखते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, ऐना और निम्रा को भी अपने रूम में ही बुला लेते हैं, फिर सब मिलकर मूवी देखेंगे। बहुत मज़ा आएगा कसम से। कहा ना यार, मेरा मुंह नहीं है, तू देख ले। उसने सख्ती से कहा तो हमजा मुंह बसोरता हुआ कमरे में चला गया, और वो काफ़ी देर तक चांद की मध्यम रोशनी में आसमान की जानिब देखकर ऐना के ख्यालों में खोया रहा। आप अपना ऑफिस का काम वहीं ख़त्म करके आया करें। घर में आकर जब आप ऑफिस का काम लेकर बैठते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आलिया बेगम बेड पर बैठी अहमद साहब से मुखातिब थी। चलें जी, आइंदा कोशिश करूँगा। बोलें, आपने कोई बात करनी है क्या मुझसे? जी, अगर आपके पास अपनी बेगम साहबा के लिए कुछ वक्त हो तो। वो बाल केचल में लपेटते हुए बेड पर आकर बैठ गई। सारा वक्त ही आपके लिए है बेगम। बोले, आपसे कुछ कहना था मैंने। क्या? अरशमान की मंगनी करनी है? हाँ तो कर दे, जहाँ आपका दिल चाहे भाई। आपको और आपके बेटे को पता होगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं अरशमान से बात कर चुकी हूँ, उसे कोई लड़की पसंद नहीं है, तो मेरे ख्याल से अब मुझे अपनी पसंद की ही बहू ले आनी चाहिए। हो सकता है कि वो अभी अपनी पसंद का इजहार ना करना चाहता हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा मुझसे कोई बात नहीं छुपाता, और अगर कोई लड़की होती तो वो मुझे खुला कह देता। चले जी, मान लेता हूँ। तो आप किसको बहू बनाना चाहती हैं? है मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अच्छे घराने की लड़की। कौन? आप उसे जानते हैं, बल्कि हम सब उसे जानते भी हैं और उससे मिल भी चुके हैं। शमान तो उससे बहुत ही अच्छे से जानता है, और दोनों की जोड़ी भी कमाल की लगेगी। बिल्कुल चांद जैसी लड़की है। मगर है कौन, बताएं भी? उन्होंने तजस्सुस जाहिर किया। नूरुल ऐन, वो जो अरशमान की दोस्त है वो? जी वही। हाँ माशाल्लाह, अच्छी बच्ची है। तो फिर चलें कल सिकंदर शाह की तरफ। इतनी जल्दी भी क्या है? अरशमान को तो आने दो, उसे एक बार बता देना कि तुम नूरुल नैन को अपनी बहू बनाना चाहती हो। सकता है कि उसे नूरुल नैन पसंद ही ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। नूरुल नैन को वो 3 साल से जानता है, और वो हमेशा उसकी इतनी तारीफ करता है कि वो
بہت اچھی لڑکی ہے اور کتنا لڑتے بھی تو ہیں ایک دوسرے سے. جہاں لڑائی ہوتی ہے وہیں پیار بھی ہوتا ہے. مجھے پورا یقین ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، مگر ایک بار وہ واپس آ جائے تو پھر چلیں گے. نہیں، اس کے واپس آنے سے پہلے جانا ہے. میں اسے سرپرائز دینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ کل جب وہ واپس آئے تو اسے ہم سرپرائز دیں کہ فلاں دن اس کی نورالعین کے ساتھ منگنی ہے. آپ یقین کریں وہ بہت خوش ہوگا سن کر. تو اس کا مطلب کہ کل جانا لازمی ہوگا کیونکہ اب ہماری بیگم صاحبہ کا آرڈر ہے. وہ مسکرا کر بولے، ہاں جی ٹھیک ہے، پھر کل دوپہر کو آپ تیار رہیے گا. میں کل جلدی آفس سے میں کل جلدی آفس سے واپس آ جاؤں گا تو پھر ہم چلیں گے. اوکے، اب ذرا اپنے ہاتھ کی گرما گرم چائے تو پلا دیں. اچھا ٹھیک ہے، لاتی ہوں. وہ مسکراتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی. آج ان کا یہاں آخری دن تھا اور شام کو انہیں واپس روانہ ہونا تھا. ان 4 دنوں میں ارشمان نے کئی بار اینا کو بلا کر وجہ جاننے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل اگنور کرتی رہی. یہ 4 دن ماسٹر گروپ کے لیے کافی بورنگ ثابت ہوئے. انہوں نے پھر سے کیمپ لگا کر ایک جگہ کیمپ کیا. اب دوپہر ہو چکی تھی. سب نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا اور واپسی کی تیاری شروع کر دی. فاطمہ، ارشمان پیکنگ کرتی ہوئی فاطمہ کے قریب آ کر بولا. فاطمہ نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور بنا کوئی جواب دیے واپس سامان پیک کرنے میں مشغول ہو گئی. کیا فیصلہ کیا تم نے؟ وہ ٹرک آپ سے تم پر آ چکا تھا. آپ جائیں یہاں سے. بنا جواب سنے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. بتاؤ مجھے کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. وہ اس کے روبرو ہو کر بولی. مگر کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کوئی کمی نہیں ہے آپ میں. آپ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں مگر میں اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی. وہ میرے لیے جس ہمسفر کا بھی انتخاب کریں گے مجھے وہ قبول ہوگا. اوہ تو بس اتنی سی بات ہے. تمہارے ماں باپ مان جائیں گے. میں رشتہ بھیجوں گا اور وہ ہاں کر دیں گے. پھر تو شادی کرو گی نا مجھ سے؟ اس نے دوبارہ سوال کیا. مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے. میں نے کہا نا. وہ اس کا لہجہ اب سخت ہونے لگا تھا. مگر وجہ بھی تو بتاؤ نا انکار کی. کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں ہے. وہ غصے سے چلائی. اب ان کے گرد بھیڑ لگنی شروع ہو گئی تھی اور وہ تینوں بھی کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے مگر اینا بامشکل اپنے جذبات کو ضبط کر کے کھڑی تھی. کیا میں نہیں پسند؟ ارشمان احمد ملک تمہیں پسند نہیں ہے؟ اس نے تنویت سے کہا. جی ہاں شکریہ بہت بہت مس فاطمہ، مجھے یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں بھی کسی کو پسند نہیں ہو سکتا. بہت غرور ہونے لگا تھا مجھے خود پر. وہ طنزیہ انداز میں بولا. مجھے مغرور لوگ بھی بالکل نہیں پسند. اور غرور ہو بھی کس بات کا آخر؟ ہم سب انسان کی اوقات ایک جیسی ہی ہے. ہم سب مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں ہی چلے جائیں گے. سب کی اوقات برابر ہے. تھینک یو سو مچ مس فاطمہ مجھے میری اوقات یاد دلانے کے لیے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے. ہاں یو مین تم انکار کر رہی ہو میری ہونے سے؟ وہ مسکرایا. جی تو اب ایک حقیقت میرے منہ سے بھی سن لو مس فاطمہ نور کہ تمہیں زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود ہی اپنا دل توڑتا ہوں. ارے تم کیا مجھے چھوڑو گی؟ جاؤ، ارشمان احمد خود تمہیں چھوڑتا ہے. اس نے چلا کر کہا. اتھے رکھ. حمزہ منہ میں بڑبڑایا. اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو مس فاطمہ نور کہ میں وہ نہیں ہوں جسے تم ایک بار ٹھکراؤ گی تو پاگلوں کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا، بلکہ میں وہ ہوں جسے اگر ایک بار انکار کر دو تو دوبارہ کبھی اس انسان کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا، پھر چاہے وہ جیے یا مرے. اور تم نے کہا نا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں تمہیں پسند نہیں ہوں. تو یاد رکھنا ارشمان احمد ملک، ایسا وقت لے کر آئے گا تم خود مجھ سے بھیک مانگو گی کہ میں تم سے شادی کر لوں، مگر میں تمہیں ایسی ٹھوکر مار کر جاؤں گا کہ تمہیں آج کے اس دن پر افسوس ہوگا. وہ اونچی آواز میں بولا. اور ہاں ایک بات اور یاد رکھنا کہ ارشمان احمد دھمکی نہیں وارننگ دیتا ہے. اس نے جاتے ہوئے واپس مڑ کر انگلی دکھاتے ہوئے کہا اور پھر عجیب نفرت کی نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا اپنے کیمپ میں چلا گیا. صاحب جی دیکھیں ذرا کون آیا ہے آج. سکینہ صوفے پر بیٹھے سکندر شاہ سے گویا ہوئی. ارے احمد ملک صاحب آپ. وہ اٹھے اور گرم جوشی سے گلے ملے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ بھابھی؟ سکندر شاہ نے عالیہ بیگم کی جانب دیکھ کر کہا. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آئیں بیٹھیں آپ لوگ. سکندر شاہ نے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا.
जी ज़रूर। सिकंदर सकीना खड़ी क्यों क्यों हो भाई, खाने का बंदोबस्त करो। इतने अरसे बाद अहमद साहब को हमारी याद आई है। सिकंदर शाह सकीना को देखते हुए बोले। जी। सकीना ने अपने कदम किचन की जाने बढ़ाए और खाने का इंतज़ाम करने लगी। और सुनाओ सिकंदर, सब ठीक चल रहा है? और सारा बेटी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? अहमद मलिक ने सवाल किया। जी सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारा जरा अपनी किसी दोस्त की तरफ गई है, आ जाएगी अभी। अच्छा। उन्होंने काफी देर तक बैठकर बातें की और शाम का खाना भी खाया। सारा ने भी घर आकर सबसे सलाम किया और खूब उल्फत लगन से इनकी मेहमान नवाजी की। खाने के बाद चाय का इंतजाम किया गया। वो सब इकट्ठे बैठकर चाय पीने में मशगल थे जब आलिया बेगम सिकंदर शाह से मुखातिब हुई। सिकंदर भाई, दरअसल हम यहाँ आज किसी मकसद के लिए आए हैं। किस मकसद के लिए? मैं समझा नहीं। सिकंदर शाह ने सवालिया नजरों से देखा। आप हमारे बेटे अरशमान को जानते हैं, इनसे मिल भी चुके हैं कई बार। और आप ये भी जानते हैं कि वो हमारा इकलौता बेटा है। माशाल्लाह से पैसे की भी कोई कमी नहीं है। खुदा का दिया सब कुछ है हमारे पास। तो आपको हमारा बेटा कैसा लगता है? माशाल्लाह अच्छा लड़का है अरशमान, मगर आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? दरअसल सिकंदर, हम नूरुलैन को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो। सकीना और सारा के चेहरे पर तो खुशी की लहर एक एक लहर दौड़ गई, मगर सिकंदर शाह सोच में पड़ गए। क्या हुआ सिकंदर, खामोश हो गए हो? अहमद मलिक ने सवाल किया। मैं खामोश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको अब क्या जवाब दूँ। अरे कोई मसला नहीं है सिकंदर भाई, आप तसल्ली से सोच लें, कुछ दिन का वक्त ले लें और फिर हमें सोचकर जवाब दे दीजिएगा। जाहिर है बेटी का मामला है तो मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। आलिया बेगम नरमी से बोली। मैं मेरा कल भी वही जवाब होगा जो आज है। क्या? अहमद मलिक ने तजस्सुस जाहिर किया। देखो अहमद, मैं नूरुल्लाह के लिए कहीं और हाँ कर चुका हूँ। मैं अपनी बहन को जबान दे चुका हूँ और अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। मुझे माफ करना। सिकंदर शाह अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उठे और कमरे में चले गए। सिकंदर भाई किसकी बात कर रहे हैं? सारा। आलिया बेगम ने सारा की जानिब देखा। आदिल की आंटी, वो मेरी फुप्पो का बेटा है और किसी ऑफिस में जॉब करता है। बाबा उसी से शादी करना चाहते हैं ऐना की। मगर वो खामोश हो गई। मगर? अहमद मलिक ने सवाल किया। मगर ऐना खुश नहीं है अंकल, और अरशमान को ही पसंद करती है। क्या इसका मतलब सिकंदर भाई जबरदस्ती कर रहे हैं ऐना के साथ? आलिया बेगम ने भुर्रे सुखाड़ते हुए कहा। जी, मगर बाबा नहीं जानते। तो फिर इन्हें बताओ बेटा, अहमद मलिक नरमी से बोले। आप फिक्र मत करें अंकल, मैं बात करूंगी बाबा से, और आप परेशान मत हो। आंटी ऐना आपकी ही बहू बनेगी इंशाल्लाह, उसने दोनों की जानिब देखकर कहा। इंशाल्लाह बेटा। आलिया बेगम अपनी सीट से उठी और अहमद मलिक को चलने का इशारा किया। फिर उन्होंने सब से रुखसत चाहिए और अपने घर की जानिब रवाना हो गए। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ऐना अरशमान के साथ वाली सीट पर अपना बैग रखते हुए बोली। पहले पूछकर बैठती हो, उसने सख्त लहजे में कहा। मैं जानती हूँ कि फातिमा की वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है, मगर नाम भी मत लो मेरे सामने उसका। वो ऐना की बात काटते हुए बोला। मुझसे भी न कोई नाराजगी है क्या? उसने साथ बैठते हुए पूछा। नहीं। फिर ऐसे अजनबियों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अब होश आई है? पिछले 4 दिनों से तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। वो मैं नाराज थी तुमसे इसलिए। चलो शुक्र है नाराजगी तो खत्म हो गई। वैसे वजह बताना पसंद करेंगी मिस नूरुलैंड साहिबा कि आप क्यों नाराज थी मुझसे? अब तुम 2 टके के लोगों के पीछे अपना वक्त प्रचार करोगे तो मैं तुम्हें सलामी तो पेश नहीं करूंगी ना? क्या मतलब? फिर कहोगे कि उसका नाम मत लो, मगर मैं फातिमा की बात कर रही हूँ। उफ प्लीज है ना, इस टॉपिक को बंद कर दो अब, मैं इसके बारे में मजीद नहीं सोचना चाहता। ओके रिलैक्स। मगर एक बात पूछूं मैं तुमसे? अब तो उसका पीछा छोड़ दोगे ना? दोबारा तो नहीं जाओगे उसके पीछे? तुम्हें लगता है कि अरशमान अहमद अब कभी पलट कर भी देखेगा उसको? उसने तीव्रियां चढ़ाई। जितना जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तो कभी नहीं। बिल्कुल। मैं मगर मोहब्बत इतनी जल्दी खत्म नहीं होती अरशमान। हाँ हाँ, हंस क्यों रहे हो? तुमने बात ही कुछ ऐसी की है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल सच कहा है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तुमने क्या कभी किसी से मोहब्बत की है? व्हाट? कब? किससे? उसने चौंक कर कहा। छोड़ो, फिर कभी बताऊंगी। बताओ ना यार प्लीज, हर चीज का एक वक्त होता है और सही वक्त आने पर तुम्हें जरूर बताऊंगी। तुम तो बड़ी मीसरी निकली यार, मुझे बताया तक नहीं।
तो तुम भी तो मिसरे ही हो पूरे। तुमने कौन सा बताया मुझे उस फातिमा के बारे में? यार प्लीज लीव इट। वो चिढ़कर बोला। ओके, वैसे मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है ना? गुस्सा क्यों? क्योंकि पूरे 4 दिन तुमने मुझसे बात नहीं की। मैंने कितनी बार कोशिश की तुमसे बात करने की, मगर तुमने हर बार मुझे इग्नोर किया। ओह, तो इसका मतलब है मिस्टर अरशमान अहमद मलिक साहब बोर हो गए मेरे बगैर। उसने उतरते हुए पूछा। ही, शक्ल देखी है अपनी? वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। क्यों, क्या है? मेरी शक्ल को अच्छी नहीं है क्या? देखो सच बताना। हाँ, चुड़ैल लगती हो। तुम्हें एक पत्ते की बात बताओ, तुम भी बिल्कुल मेंढक की तरह ही दिखते हो, और तुम्हारी जबान भी बिल्कुल मेंढक की तरह टर करती है। उसने भी अच्छी खासी सुना दी। हाँ हाँ हाँ, अब दांत किस खुशी में निकाल रहे हैं तुम्हारे। मजा आता है जब मैं तुम्हें छेड़ता हूँ और तुम चिढ़ जाती हो। तुम ना दफा हो जाओ या कहीं। कहाँ? कहीं भी, मगर मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं बैठना। तो फिर मैं क्यों जाऊं? तुम उठो यहाँ से। उफ। वो गुस्से से हाथ हिलाती हुई उठ खड़ी हुई और अब सब के साथ बस में एंजॉय करने लगी। यार तू अकेला क्यों बैठा है? चल आजा, मिलकर डांस करते हैं। हमजा ने उसे अकेला बैठे देखा तो पास उसके पास आकर बोला। अरे बैठा रहने दो उसे, वैसे भी यहाँ सबके बीच आकर टर टर ही करेगा। ऐना ने एक्शन मारते हुए कहा। अब तो जरूर आऊंगा। वो ऐना को घूरते हुए खड़ा हो गया। बस में कुछ स्टूडेंट डांस कर रहे थे, कुछ गाना गाने में मसरूफ थे और कुछ बैठकर तालियां बजा रहे थे। मजाक मजाक में कई बार अर्शमान ऐना का हाथ पकड़कर उसे घुमाता और फिर अचानक छोड़ देता। इनका सारा सफर शरारतों में गुजरा और इन्हें इलम ही ना हुआ कि कब वो वापस लाहौर पहुंच गए। सबके वालिदैन इनके मुंतजिर खड़े थे। सबसे नीचे उतरकर हर एक ने अपने अपने घर की जानिब रुख किया। अस्सलाम वालेकुम मॉम। उसने घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी माँ को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बेटा? आलिया बेगम ने उसका माथा चूमकर उससे गले से लगाया। मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं? तुम्हारे बगैर तुम्हारी मॉम कैसी हो सकती है? ओह मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। सेम बेटा। आप तो इतनी जल्दी उसे लेकर आ गए, मुझे लगा थोड़ा टाइम लगेगा। मैं खीर बना रही थी उसके लिए। वो अहमद मलिक की तरफ देखकर बोली। हाँ, जब मैं वहाँ पहुँचा तो आपके साहबजादे पहले से ही वहाँ मौजूद थे। थोड़ा लेट हो गया मैं। ट्रिप कैसा गुजरा तुम्हारा? ठीक था बस। बस क्यों, क्या हुआ? एंजॉय नहीं किया? क्या हो गया है आलिया? उसको बैठने तो दो, फिर सवाल कर लेना। अहमद मलिक ने कहा। चलो बेटा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ओके। वो कंधे उचकाता हुआ कमरे में चला गया। आप भी पियेंगे चाय? वो अहमद मलिक से मुखातिब हुई थी। जी ठीक है। ट्रिप कैसा गुजरा तुम्हारा? है ना? सारा बेड पर लेटी ऐना से गोया हुई। बस ना पूछे आप ही। क्यों, क्या हुआ? और तुमने मुझे तस्वीरें भी सेंड नहीं की उसके साथ? आप ही अपनी तस्वीर तो तब सेंड करती ना जब वो जनाब जैकेट पहनते। मतलब उसने तुम्हारा दिया हुआ तोहफा लिया ही नहीं? लिया है मगर पहना नहीं अभी। क्यों? हमारी लड़ाई हो गई थी इसलिए? लड़ाई क्यों हुई? ओहो, वो सब छोड़े आप ही। आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। वो क्या? वो उसके करीब हुई। आपको पता है अर्शमान ने फातिमा को प्रपोज किया? क्या? ओ, और तुम खुश हो रही हो? वो हैरानगी से बोली। जी। ऐना तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने उसके माथे पर हाथ रखा। जी आप ही बिल्कुल ठीक है। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि फातिमा ने अर्शमान से शादी करने से इनकार कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा कि उसे अर्शमान पसंद नहीं है। सच में? यस। तो फिर अर्शमान ने कुछ नहीं कहा क्या? कहना क्या था आप ही? हम सब जानते हैं उसे वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपनी बेइज्जती नहीं। अच्छा फिर क्या कहा उसने? खरी खरी सुना दिया और ये भी कहा कि अब ऐसा वक्त लेकर आऊँगा कि तुम खुद मुझसे भीख मांगोगी कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, मगर तब मैं तुम्हें ठोकर मार दूंगा। और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो जो कहता है वो हर सूरत करता है। इसका मतलब ये फातिमा का किस्सा ख़त्म। वो मुस्कुरा कर बोली। अच्छा तो इसके लिए उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा? क्या? हाँ भाई, जाहिर है जब फातिमा ने शादी से इनकार कर दिया तो उसने अपने पेरेंट्स से कहा होगा कि उसे तुम पसंद हो, वो तुमसे शादी करना चाहता है, इसीलिए उसके पेरेंट्स रिश्ता लेकर आ गए। आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीधी तरह बोलें। कल अर्शमान के पेरेंट्स आए थे
यानी अहमद मलिक और मिसेस अहमद मलिक साहबा तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। क्या आप मजाक कर रही हैं? ना नहीं, सच कह रही हूँ तुम्हारी कसम। एक मिनट, आप कह रही हैं कि कल अरशमान के पेरेंट्स आए थे, वो भी मेरे लिए? उसने हैरानगी से पूछा। हाँ भाई हाँ। हाय, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? चूंटी काटे मुझे वो उछल कर बोली। नहीं पगली आप ही, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। उसने खुशी से सारा के दोनों हाथ पकड़े और उसे घुमा दिया। अच्छा बस बस, ज़्यादा खुश मत हो तुम। क्यों खुश ना हूँ अपी, मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है, मेरा महरम बनने जा रहा है वो शख्स। वो तुम्हारा महरम नहीं बन रहा है ना, क्योंकि बाबा ने इनकार कर दिया? क्या? हाँ मेरी जान, और बाबा की फैसले को कोई नहीं बदल सकता, तुम अच्छे से जानती हो। मगर आप ही, आपने कहा था कि वो रिश्ता भेजे तो आप बाबा को मना लोगी। हाँ कहा था, मगर वादा तो नहीं किया था ना। वो देखो है ना, और देखो है ना, मैं कोशिश कर सकती हूँ मगर गारंटी नहीं दे सकती कि बाबा मानेंगे या नहीं मानेंगे। और वैसे भी बाबा को अगर कोई मना सकता है तो वो तुम खुद हो। ठीक है, फिर मैं बखुद बात करूँगी बाबा से। और क्या कहोगी इन्हें कि तुम इनका फैसला नहीं मान सकती? नहीं, बल्कि ये कहूँगी कि आदत से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, तुम कर लेना बाबा से बात। मेरी दुआ है कि वो मान जाए और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। आमीन। वो सारा के गले लग गई। खाना कैसा लगा बेटा? वो डाइनिंग टेबल पर शमान से मुखातिब थी। बहुत ज़बरदस्त है मॉम, इसीलिए तो मुझे अपनी बेगम बहुत अच्छी लगती है। कमाल का ज़ायका है उसके हाथ में। अहमद मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, वो दोनों जोर से हंस दिए। अर्शमान, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? तो हम तुम्हारी ऐना से मंगनी कर रहे हैं। व्हाट? वो चौंक कर बोला। हाँ बेटा, क्यों, तुम्हें कोई इतराज़ है क्या? हाँ बेटा, क्यों, तुम्हें कोई इतराज़ है क्या? अहमद मलिक ने सवाल किया। कब, कैसे? कल हम गए थे उनकी तरफ, सिकंदर साहब भाई से बात की है हमने, मगर उन्होंने कहा कि वो कहीं और हाँ कर चुके हैं, अपने शायद भांजी की तरफ। मगर सारा ने बताया कि ऐना तुम्हें पसंद करती है और वो पूरी कोशिश करेगी सिकंदर भाई को मनाने की। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मान जाएंगे और फिर हम तुम दोनों की मंगनी कर देंगे। आलिया बेगम ने नरमी से कहा। क्या आयना और मुझसे मोहब्बत? हाँ, सारा ने तो यही बताया। हो ही नहीं सकता। और वैसे भी आप लोग को किसके कहने पर वहाँ रिश्ता लेकर गए थे? वो चुड़ैल तो यही समझेगी ना कि मैं उसे पसंद करता हूँ या मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो गुस्से से बोला। और तुम उसे पसंद नहीं करते क्या? अहमद मलिक ने पूछा। चुप क्यों हो गए अरशमान? बताओ, तुम्हें नूरलान अच्छी नहीं लगती क्या? वो बिना कोई जवाब बोले चेयर से उठा और अपने कमरे में चला गया। एक तो ये लड़का किसी की सुनता भी नहीं है, अब खाना बीच में छोड़कर चला गया है। आलिया बेगम ने गुस्सैले अंदाज में कहा तो था कि एक बार इससे पूछ लो, मगर आपको लगता था कि वो नूरुलैन को पसंद करता है। अब देख लिया, हो गई तसल्ली। अहमद मलिक संजीदगी से बोले। पसंद तो ये करता है, अब ये बात तो पत्थर पर लकीर है। आपने देखा नहीं, जैसे ही उससे पूछे बिना कुछ बोले खाना बीच में छोड़कर चला गया। अब आप खुद बताएं, अगर उसे मोहब्बत ना होती तो साफ मना कर देता, हमसे लड़ता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद। चले आप खाना खाएं, सुबह बात करूंगी मैं उससे। मगर जो आपके साहबजादे खाना छोड़कर चले गए हैं उसका क्या? रहने दें उसे, आप जानते हैं तो है, कोई फायदा नहीं है उसके पीछे जाने का। दरवाज़ा लॉक कर लिया होगा और सुबह से पहले अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। हाँ ये तो है। खाना खाने के बाद आलिया बेगम ने नसीमा से बर्तन समेटने को कहा और खुद कमरे में चली गई। ओए होए सोनिया, अपना नंबर तो दे दे, गजब की खूबसूरत है तू, एक नज़र देख ले हम गरीबों को। मेरी जान देखो तो सही, कितनी प्यारी लग रही है। वो तीनों मुख्तलिफ तरह से उसे बाइक पर बैठे छेड़ते जा रहे थे। पहले तो वो काफ़ी देर तक खामोशी से गाड़ी चलाती रही, मगर जब एक लड़के ने उससे अपनी जान बोला तो बात इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसने गाड़ी बीच सड़क में उनकी बाइक के आगे रोकी और अपनी पोनी लहराती हुई उतरकर उनके सामने आ खड़ी हुई। अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम तीनों? उसने अपने हाथ कमर पर रखते हुए रौब से कहा। वो हम कह रहे थे कि आप बहुत खूबसूरत हो जी, नंबर मिल सकता है आपका? एक लड़के ने दिलेरी से कहा। हाँ क्यों नहीं, नोट करो जी। मैं नोट करता हूँ। पहले लड़के ने अपना मोबाइल जेब से निकाला। अरे सिर्फ तुम क्यों करोगे? तीनों छेड़ रहे थे तो तीनों नोट करो ना नंबर। जी जी। तीनों ने अपने मोबाइल निकाल कर नंबर
नंबर नोट करना शुरू किया। ये आपका पर्सनल नंबर है जी? एक लड़के ने सवाल किया। हड्डियों वाले डॉक्टर का नंबर है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जी। तीनों ने बैग वक्त हैरानगी से पूछा। उसने फौरन अपनी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और बैट निकाल कर तीनों की पिटाई शुरू कर दी। बाजी माफ कर दो, आइंदा नहीं करेंगे। बाजी आप बहन हो हमारी, प्लीज रहम करो हम पर। वो तीनों अब जान से बाजी पर आ चुके थे और कान पकड़कर माफिया मांगने लगे। अब उनके गिर्द काफी लोग जमा होने शुरू हो गए थे। हड्डियों वाले डॉक्टर का नंबर तुम लोगों को पहले ही दे दिया है। कोई हड्डी टूट गई हो या जोड़ हिल गया हो तो इस डॉक्टर के पास चले जाना, बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है। और इससे जाकर बताना कि माहीन अफवर ने आपका नंबर दिया है। खूब मार लगाने के बाद उसने अपना चेहरे का रुख दूसरी जानब किया और फिर दोबारा वापस मुड़कर एक और बैट रसीद किया। अब इन तीनों की चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। फिर वापस अपनी गाड़ी में बैठी और अपनी मंजिल की जानब रवाना हो गई। क्या अरशमान ने तुम्हारे घर रिश्ता भेजा? निम्रा ने शिटिट होकर पूछा। वो क्लास स्टार्ट होने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। इनबिलीवेबल, हमजा ने तंज किया। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों से झूठ बोल रही हूँ? नहीं निम्रा ने कहा। साले ने मुझे भी नहीं बताया। मुझसे कहा कि फातिमा से मोहब्बत करता है और रिश्ता तुम्हारे घर भेज दिया। आने दो इसको, मैं पूछता हूँ। हमजा गुस्से से बोला। हाँ, लो हमेशा की तरह शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। ऐना ने अरशमान को आते ही देख टोंट मारा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सबने मिलकर जवाब दिया। अबे साले, तूने रिश्ता भेजने से पहले मुझे भी नहीं बताया? हमजा ने उसके बैठते ही शिकवा शुरू कर दिए। कैसा रिश्ता? उसने हैरानगी से पूछा। लो, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। निम्रा ने पॉइंट मारा। तेरा रिश्ता ऐना के लिए? हमजा ने पूछा। हाँ ऐना, मुझे तुमसे इसी सिलसिले में बात करनी थी। देखो, मॉम डैड खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे घर आए थे रिश्ता लेकर। मैं तो तुम्हारे साथ ट्रिप पर था, मुझे तो इस बारे में पता तक नहीं, इसलिए इस बात को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मामला ख़त्म कर दिया है, अब वो आइंदा तो नहीं आएंगे। अरशमान ने वहासत दी। क्या मतलब? ऐना ने पूछा। मतलब वही है जो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुमसे शादी मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, मेरी नहीं। यानी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मगर वो कोई जवाब दिए बगैर उठकर कैंटीन की जानब चला गया। अब ये क्या तमाशा है भाई? निम्रा ने चिड़चिड़े अंदाज में कहा। रुको, मैं पूछता हूँ उससे। हमजा उसके पीछे चला गया। ऐना, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। निम्रा ने उसे तसल्ली दी। यार, तेरे साथ मसला क्या है? तू क्या चाहता है आखिर? अगर तुझे वो नहीं पसंद तो इसके घर रिश्ता क्यों भेजा? फिर वो इसके करीब आकर बैठा। पहली बात ये कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने उसके घर रिश्ता नहीं भेजा, मॉम डैड अपनी मर्जी से गए थे। और दूसरी बात, तुमसे किसने कह दिया कि मुझे वो नहीं पसंद? मतलब तुझे ऐना पसंद है? उसने खुशी से पूछा। पीछे हट, वो उसको धक्का देता हुआ वापस क्लास में ऐना के पास आकर बैठ गया। क्या हुआ है मेरी चुड़ैल को? उसने मुस्कुराकर पूछा। अरशमान प्लीज, उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। निम्रा सख्त लहजे में बोली। नहीं ऐना, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में। उसने चेयर इसके करीब की। ऐना एन इसी वक्त प्रोफेसर साहब लेक्चरर क्लास में दाखिल हुए। उसने फौरन अपनी चेयर पीछे खिसकाई और सीधा होकर बैठ गया। जाहिर लोगों, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई घर में दाखिल हुई। आय हाय, आज किस कमबख्त की शामत आ गई। उसकी माँ उसकी जानिब देखकर बोली। बस 3 कुत्ते पीछे पड़ गए थे, मैंने भी हड्डी डालकर चुप करवा दिया है। अपनी ये हरकतें कब छोड़ोगी तुम? वो चाय का कप उसे पकड़ाते हुए बोली। कभी नहीं। मुझे बहुत डर लगता है कि अगर तुम्हें ऐसा शौहर मिल गया जो तुमसे भी ज्यादा तेज हुआ तो तुम्हारा क्या बनेगा? कैसे बसाओगी या तुम अपना घर? वो अपना सर पकड़कर बोली। अरे अम्मी, टेंशन क्यों लेती है? उस उसको भी उसको भी 2 दिन में सीधा कर लूंगी मैं। उसने चुटकी बजाते हुए कहा। कहीं उल्टा तुम्हें ही ना सीधा कर दे। वो हो ही नहीं सकता। माँ ही किसी के बाप की भी नहीं सुनती। बेटा, शौहर सब कुछ सवार लेता है।
चलो देखते हैं कि वो मुझे बदलता है या मैं उसको। खैर छोड़ो, ये बताओ नौकरी का क्या बना? मिल जाएगी इंशाल्लाह। एक तो पता नहीं तुम्हें कब नौकरी मिलेगी। अम्मी क्या हो गया? आप देखना, ऐसी नौकरी मिलेगी कि सब सलूट पेश करेंगे आपकी बेटी को। जब मिलेगी ना तब बात करना। और आज भी गाड़ी रेंट पर लेकर गई थी, हाँ ना? उसने जबान बाहर निकाली। उफ खुदाया, अम्मी गुस्सा नहीं करो, सारे कर्जे उतार दूंगी, बस अब आपकी बेटी की जॉब लग जाए एक बार। उसकी माँ मुंह बनाती हुई किचन में चली गई। माहीन अफगान अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, सब प्यार से उसे माही कहते थे। उसके वालिद साहब अफगान अफरीदी 1 साल पहले हार्ट अटैक से वफात पा चुके थे, और तब से वो नौकरी की तलाश में थी। घर का सारा खर्चा उसकी माँ शनाज बीबी एक घर में काम करके पूरा करती थी। माहीन ने BSIT किया हुआ था, मगर उसे कोई भी जॉब देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पास सिर्फ नाम की डिग्री थी। मोहल्ले की हर लड़ाई में उसका पंगा होता था। अर्ज के उसे अपने मोहल्ले की गुंडी के नाम से जाना जाता था, ताकि उसकी ड्रेसिंग का स्टाइल भी लड़कों जैसा था। उसकी गोल खूबसूरत आंखें, काफी तीखी नाक और बहुत ही बारीक होंठ थे। उसकी आंखों में हमेशा काजल और होंठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगी रहती थी। इसके बालों का लेयर कट था उस लेयर कट था जिसे हमेशा वो टाइट बांध कर रखती थी। जॉब इंटरव्यू जाने के लिए वो गाड़ी रेंट पर लेती थी, ताकि देखने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। मगर मुसलसल नाकामी के बाद उसने तकरीबन 1 माह पहले शैताल इंडस्ट्री में अप्लाई किया था। ये कंपनी अहमद मलिक साहब की थी, जिसमें सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल और तकरीबन ना होने के बराबर थी। ये शहर की सबसे मशहूर कंपनी थी इस इंडस्ट्री का। उसे अपनी दोस्त मनाहल से पता चला था, जो कि इसी इंडस्ट्री में जॉब की ख्वाहिशमंद थी। माहीन जानती थी कि उसे कभी भी इस कंपनी में जॉब नहीं मिल सकती, मगर फिर भी खुदा के सहारे उसने अप्लाई किया था, और बराखिर उसे आज इस कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, जिसकी वजह से वो आज काफ़ी खुश थी। मगर उसने अपनी माँ को इस बारे में ना बताया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उस इंटरव्यू में भी वो फेल हो गई तो उसकी माँ की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। लिहाजा उसने फैसला किया कि वो सिलेक्ट होने के बाद ही खुशखबरी सुनाएगी, और अब इसका सारा ध्यान कल होने वाले इंटरव्यू पे था, इसलिए उसने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। पूरा लेक्चर अरशमान ऐना की जानिब देखता रहा। वो कभी उसके पाँव पर पाँव मारता तो कभी उसके बाल खींचता। लेक्चर के ख़त्म होती ही ऐना ने खुद से उसे देखा। अब बोलो क्या है, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तुम्हें एक बात कहनी है, मेरे साथ चलो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ग्राउंड में ले गया। निमरा और हमजा भी इसके पीछे ही क्लास से बाहर आ गए। आज अरशमान का मूड काफ़ी फ्रेश लग रहा था। देखो ऐना को मनाने की कोशिश कर रहा है, निमरा ने हमजा के कान में सरगोशी की। ग्राउंड के बिल्कुल वेस्ट में जाकर उसने ऐना को अपनी आंखें बंद करने का कहा, और खुद एक घुटने के बल बैठ गया। अब सबकी निगाह इन दोनों पर थी। फिर उसने ऐना को अपनी आंखें खोलने का कहा। आई लव यू ऐना। उफ चुड़ैल, क्या तुम मुझ जैसे जिनसे शादी करना पसंद करोगी? उसने अपनी जेब से अंगूठी निकालकर उसे अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। ऐना ने खुशी से अपने दोनों हाथ अपने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे और फिर धीरे धीरे हटाए। उसकी आंखें खुशी से नम हो चुकी थी। उसने अपना हाथ अरशमान के हाथ में थमा दिया। अरशमान ने उसे अंगूठी पहनाई तो हमजा और निमरा खुशी से उछल पड़े। सबने मिलकर तालियां बजाई। मगर आज इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत सी लड़कियों के मुंह लटके हुए थे। फिर वो खड़ा हुआ और उन्हें मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। अरशमान, तुम्हें ऐना जैसी चुड़ैल से तो कभी शादी करनी ही नहीं थी, निमरा ने शरारत अंदाज में कहा। मगर उसे मेरे अलावा कोई और झेल भी नहीं सकता, उसने हंसते हुए जवाब दिया। और तुम्हें भी मेरे अलावा कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता मेंढक। ऐना ने भी तीर चला दिया। हाँ 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 हाँ, बस अब अपने बाबा को मना लेना मैडम, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी, उसने जोश से कहा। गुड, मगर तुम्हें तो फातिमा पसंद थी ना, फिर अचानक ये तुम्हारी मोहब्बत का रुख मेरी जानब कैसे मुड़ गया? वो हैरानगी से बोली।
बिल्कुल सही कहा, फातिमा मेरी पसंद थी, मोहब्बत नहीं, क्योंकि अगर मोहब्बत होती तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। और सच कहूँ ना तो फातिमा को छोड़ना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मगर तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। वाह, ये हुई ना बात, हमजा ने दाद दी। लेकिन गाइस, ऐना से शादी मैं बाद में करूँगा, पहले मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। कैसा टारगेट? हमजा ने सवाल किया। अब वक्त आ गया है अपने जूनियर को भी बता दिया जाए कि मास्टर ग्रुप क्या चीज़ है। मैं समझी नहीं। ऐना ने तिवड़ियां चढ़ाई। समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है मोहतरमा, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। अर्शमान ने फिर से उसे छेड़ा। अर्शमान, तुम समझ तो वैसे मुझे भी नहीं आई यार। हमजा ने उसकी बात काटी। ओके लिसन, मैं समझाता हूँ। उसने सबको अब करीब होने का इशारा किया। मुझे पहले फातिमा से बदला लेना है, और बदला भी ऐसा जिससे वो सारी जिंदगी याद करेगी कि उसने किस से पंगा लिया है। बहुत गुरूर है ना उसे खुद पर, इसकी अक्कर तो अब मैं ख़त्म करूँगा, और उसे बताऊँगा कि अर्शमान अहमद क्या चीज़ है। इसलिए जो भी कदम उठाऊँ, ऐना तुम बीच में बिल्कुल नहीं आओगी, सिर्फ मैं, मतलब क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो शायद तुमसे बर्दाश्त ना हो। क्या? फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मगर मुझसे वादा करो कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगी और मुझ पर हमेशा यकीन करोगी। ओके, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उसने प्यार से कहा। थैंक्स, मगर तू करने क्या वाला है? हमजा ने पूछा। जस्ट वेट एंड वॉच, हंस उसने हंस कर कहा। ओके बॉस, चलो तुम सबको किसी अच्छे से होटल में ट्रीट देता हूँ। याहू, निम्रा ने अना के हाथ पर हाथ मारा। वो सब आज बहुत खुश थे। और शमान ने इन्हें ट्रीट दी और फिर सब मजाक करते हुए घर वापस आ गए।